ये कहानी दिल को झकझोर देने वाली है। समाज में आज भी फैली इस कुरीति और अमानवीयता को शब्दों में पिरोना कठिन है, लेकिन एकता जैसी बेटियों का संघर्ष हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर मानवता कहाँ लुप्त होती जा रही है। आपकी इच्छा के अनुसार मैंने नाम और स्थानों को बदलकर इस मार्मिक कहानी को फिर से लिखा है। ममता की अग्नि परीक्षा, एक अनसुनी चीख। रोहतक के खेड़ी गांव की गलियों में अपनी सहेलियों के साथ खिलखिलाने वाली साक्षी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी आंखों में सजे सुनहरे सपने एक दिन आंसुओं के समंदर में डूब जाएंगे। करीब 1 साल पहले जब संदीप के साथ उसका विवाह हुआ तो पूरे गांव में खुशियां मनाई गई थीं। सोनीपत के पिनाना गांव में जब उसने बहू बनकर कदम रखा तो उसे लगा कि उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हैं, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये सिर्फ एक छलावा था। शादी के कुछ ही महीने बीते थे कि घर के बर्तनों की खनक तानों में बदलने लगी। ननद कविता और ससुर रामफल की नजरें अब साक्षी के व्यवहार पर नहीं, बल्कि उसके पिता से मिलने वाली बड़ी गाड़ी और नकदी पर टिकी थीं। दहेज की अंतहीन मांगों ने साक्षी के हंसते खेलते जीवन में जहर घोल दिया। उसे हर दिन यह एहसास कराया जाता कि वो अपने साथ पर्याप्त धन नहीं लाई है। वक्त के साथ साक्षी की जिंदगी में एक उम्मीद की किरण जगी। वो मां बनने वाली थी। उसे लगा कि उसके आंगन में आने वाली नई जान शायद ससुराल वालों के पत्थरों जैसे दिलों को पिघला देगी, लेकिन उसे क्या पता था कि यही कोख उसके लिए सबसे बड़ी जंग का मैदान बन जाएगी। एक दोपहर परिवार ने धोखे की एक ऐसी बिसात बिछाई जिसे साक्षी समझ ही नहीं सकी। उसके पति, जेठ और ननद ने मिलकर उसे नशीला पदार्थ खिलाया और बेहोशी की हालत में उसका लिंग परीक्षण करवाया। जब यह पता चला कि साक्षी के गर्भ में एक नन्ही बेटी पल रही है तो घर का माहौल किसी मातम जैसा हो गया। पति संदीप, जो कल तक प्यार का ढोंग करता था, रातों रात अजनबी बन गया। उस पर गर्भ गिराने का दबाव बनाया गया, दवाइयां दी गईं, लेकिन साक्षी ने अपनी संतान की रक्षा के लिए मौत से भी लड़ने का फैसला किया। उसने साफ कह दिया, मैं अपनी बेटी को आंच नहीं आने दूंगी। साजिश के तहत उसे कुछ दिनों के लिए मायके भेज दिया गया। बाद में जब उसने संपर्क करने की कोशिश की तो पति से लेकर ससुर तक सभी के नंबर ब्लैकलिस्ट में थे। अपनी मर्यादा और हक के लिए साक्षी खुद ससुराल पहुंची, लेकिन वहां उसे ननद कविता की कड़वी जुबान मिली। घर के भीतर उसके साथ परायों से भी बदतर व्यवहार किया जाने लगा। गर्भवती साक्षी से राशन छिपा दिया जाता, उसे दूध और पौष्टिक भोजन के लिए तरसाया जाता। अंतिम समय में जब प्रसव की पीड़ा, लेबर पेन असहनीय हो गई तो वो मदद के लिए गिड़गिड़ाती रही। जेठानी पूनम ने उसे अस्पताल ले जाने के बजाय ताने दिए। पूरी रात दर्द से तड़पने के बाद जब उसकी हालत बेहद नाजुक हो गई तब जाकर उसे अस्पताल छोड़ा गया। जैसे ही साक्षी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, उसका पति और ससुराल वाले उसे वहीं अकेला छोड़कर भाग गए। आज साक्षी अस्पताल के सफेद बिस्तर पर अपनी मासूम बेटी को सीने से लगाए सुबक रही है। उसके पास न दवा के पैसे हैं, न ममता को सहारा देने वाला कोई कंधा। वहां मौजूद अनजान लोगों ने ही उसे खाना और ढांढस बंधाया। उसकी आंखों में बस एक ही सवाल है, क्या एक बेटी का इस दुनिया में आना इतना बड़ा अपराध है कि उसकी मां को जीते जी मार दिया जाए? ये कहानी सिर्फ शब्दों का फेरबदल नहीं, बल्कि उन हजारों साक्षी और एकता की हकीकत है जो आज भी इंसाफ की राह देख रही हैं। साक्षी की इस दर्दनाक कहानी का सबसे कड़वा अध्याय तो उसकी सास शांति देवी का व्यवहार था। एक औरत होकर भी वो दूसरी औरत के दर्द को नहीं समझ पाई, जबकि उसने खुद 2 बेटियों को जन्म दिया था और अपनी उन बेटियों के लिए वो हमेशा सबसे अच्छे रिश्तों और सुख सुविधाओं की कामना करती रहती थी। अपनी बेटियों के लिए वो चाहती थी कि उन्हें ससुराल में पलकों पर बिठाकर रखा जाए, लेकिन जब बात बहू की आई तो उसके संस्कार और ममता जैसे कहीं खो गए। जब घर में दहेज के लिए साक्षी को प्रताड़ित किया जाता था, तब शांति देवी यह भूल जाती थी कि कल को उसकी अपनी बेटियों के साथ भी ऐसा हो सकता है। वो अक्सर साक्षी के सामने अपनी बेटियों के लाड़ प्यार के किस्से सुनाती और कहती कि मेरी बेटियां तो राज करने के लिए बनी हैं, लेकिन वही सास साक्षी को एक रोटी के लिए तरसाते हुए जरा भी नहीं हिचकती थी। जब गर्भ में पल रही नन्ही जान का सच सामने आया तो शांति देवी ने एक बार भी नहीं सोचा कि वो खुद भी बेटियों की मां है। उसने अपनी ममता को सिर्फ अपने खून तक सीमित कर लिया था और बहू की कोख को केवल एक वारिस पैदा करने वाली मशीन समझ लिया। उसने बेटे संदीप को उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कहती रही कि ऐसी बहू का क्या फायदा जो घर का नाम आगे बढ़ाने वाला बेटा न दे सके। वह अपनी बेटियों की शादी में पानी की तरह पैसा बहाने की योजनाएं बनाती थी, लेकिन साक्षी के प्रसव के समय जब दवाइयों की जरूरत पड़ी तो उसने अपनी तिजोरी पर ताला जड़ दिया। अस्पताल के उस ठंडे वार्ड में जब साक्षी अपनी बेटी को देख रही थी तो उसे बार बार अपनी सास का वो चेहरा याद आ रहा था जो अपनी बेटियों की छोटी सी खरोच पर भी पूरे घर को सिर पर उठा लेती थी। आज उसी सास ने अपनी ही पोती को पत्थर समझकर ठुकरा दिया था। समाज का यह दोहरा चेहरा साक्षी को भीतर तक तोड़ रहा था कि कैसे एक माँ अपनी बेटियों के लिए तो ढाल बन जाती है,
लेकिन किसी और की बेटी को अपनी हवस और लालच की बलि चढ़ाने में उसे जरा भी शर्म महसूस नहीं होती। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी साक्षी अब समझ चुकी थी कि इस घर में रिश्तों की अहमियत इंसानियत से नहीं बल्कि लालच और लिंग के आधार पर तय की गई थी। अस्पताल की उन सफ़ेद और ठंडी दीवारों के बीच साक्षी ने तय किया कि वो अब और नहीं रोएगी। उसने अपनी नन्ही बेटी की मुट्ठियों को देखा, जो शायद इस बेदर्द दुनिया में अपने वजूद की लड़ाई लड़ने के लिए अभी से तैयार थी। जब अस्पताल से छुट्टी मिलने का वक्त आया तो साक्षी के पास न तो कोई अपना था और न ही कहीं जाने का ठिकाना। उसके मायके वाले गरीब थे और वो उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, लेकिन उसकी ममता ने उसे कमज़ोर होने से मना कर दिया। उसने अस्पताल के बाहर निकलते ही अपने आंसुओं को पोंछा और पास के ही एक नारी सहायता केंद्र का दरवाज़ा खटखटाया। वहां की महिलाओं ने जब उसकी आपबीती सुनी तो उनके भीतर का आक्रोश जाग उठा। साक्षी ने अब तय कर लिया था कि वो उस दहलीज पर वापस लौटकर नहीं जाएगी जहां उसकी और उसकी बेटी की जान की कोई कीमत नहीं थी। उसने अपने पति संदीप और सास शांति देवी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का मन बना लिया। पुलिस थाने में जब वो अपनी शिकायत लेकर पहुंची तो वहां की महिला अधिकारी ने साक्षी की हिम्मत को सलाम किया। उधर ससुराल में शांति देवी और संदीप ये सोचकर निश्चिंत बैठे थे कि एक अकेली औरत अपनी गोद में बच्ची लेकर भला क्या कर पाएगी। उन्हें लग रहा था कि साक्षी हार मानकर कहीं गुमनामी में खो जाएगी, लेकिन उन्हें तब झटका लगा जब उनके घर के बाहर पुलिस की गाड़ी रुकी। साक्षी ने न केवल अपने हक की मांग की बल्कि उस अवैध लिंग जांच करने वाले गिरोह का भी पर्दाफाश करवाया जिसमें उसके ससुराल वाले शामिल थे। जेल की सलाखों के पीछे जाते समय संदीप और उसकी मां के चेहरे पर वो घमंड गायब हो चुका था जिसकी आड़ में उन्होंने साक्षी का जीवन नर्क बनाया था। साक्षी ने हार नहीं मानी। उसने एक छोटी सी नौकरी शुरू की और अपनी बेटी का नाम अविजय रखा, जिसका अर्थ है जिसे कोई जीत न सके। वो समाज की उन तमाम बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ी और आज वो अपनी बेटी को उसी काबिल बना रही है कि उसे कभी किसी और के आगे सिर न झुकाना पड़े। साक्षी की कहानी अब उस गांव के लिए एक मिसाल बन गई है जहां लोग बेटियों को बोझ समझते थे। समय का पहिया अपनी रफ्तार से घूमता रहा और साक्षी ने पीछे मुड़कर देखना छोड़ दिया। उसने शहर के एक छोटे से सिलाई केंद्र में काम करना शुरू किया और रात के समय अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने लगी। उसकी बेटी अविजय अब घुटनों के बल चलने लगी थी और उसकी हर मुस्कुराहट साक्षी के जख्मों के लिए मरहम का काम करती थी। दूसरी तरफ कानूनी शिकंजे में फंसे संदीप और उसके परिवार की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। दहेज और उत्पीड़न के केस ने उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया था। ननद कविता, जिसकी शादी के लिए शांति देवी ने साक्षी का हक मारा था, उसका रिश्ता भी इसी वजह से टूट गया क्योंकि समाज में उनकी सच्चाई उजागर हो चुकी थी। ससुर रामफल को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हुए अपनी सारी जमा पूंजी गंवानी पड़ी। एक दिन संदीप ने हार मानकर साक्षी से मिलने की कोशिश की और माफी मांगी, इस उम्मीद में कि शायद वो केस वापस ले ले और वापस घर लौट आए। लेकिन साक्षी अब वो डरी सहमी लड़की नहीं थी। उसने संदीप की आंखों में आंखें डालकर कहा कि जिस इंसान ने एक अजन्मी बच्ची की जान लेने की कोशिश की और प्रसव की पीड़ा में तड़पती पत्नी को बेसहारा छोड़ दिया, वो कभी पिता या पति कहलाने के लायक नहीं हो सकता। साक्षी ने उसे साफ बता दिया कि उसकी बेटी को ऐसे साई की जरूरत नहीं है जो उसे बोझ समझता हो। साक्षी की मेहनत रंग लाई और उसे एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क की नौकरी मिल गई। आज वो उसी समाज में सिर उठाकर चलती है जहां कभी उसे नीचा दिखाया जाता था। उसने अपनी पहली तनख्वाह से अपनी बेटी के नाम एक सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया ताकि उसकी बेटी को कभी उन हालातों का सामना न करना पड़े जो उसने झेले थे। साक्षी की कहानी अब उस इलाके की हर उस औरत के लिए ताकत बन गई है जो खामोशी से जुल्म सहती है। उसने साबित कर दिया कि औरत कमजोर नहीं होती, बस उसे अपनी शक्ति को पहचानने की देर है। सालों का लंबा सफर तय करने के बाद साक्षी की बेटी अविजय अब एक आत्मविश्वासी और शिक्षित युवती बन चुकी थी। साक्षी ने उसे न केवल पढ़ाया लिखाया बल्कि उसे उन संस्कारों से भी सींचा जहां नफरत का जवाब नफरत से नहीं बल्कि कर्म और स्वाभिमान से दिया जाता है। अविजय ने अपनी कड़ी मेहनत से प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा पास की और उसी जिले में एक बड़े पद पर नियुक्त हुई जहां उसके दादा दादी और पिता रहते थे। वक्त ने ऐसी करवट ली कि संदीप और उसका परिवार अब बूढ़ा और अकेला हो चुका था। ननद कविता अपने ससुराल में उन्हीं दुखों को झेल रही थी जो कभी उन्होंने साक्षी को दिए थे, और ससुर रामफल बीमारी के कारण बिस्तर पकड़ चुके थे। उनके पास न तो इलाज के पैसे थे और न ही सेवा करने वाला कोई अपना। एक दिन जब संदीप अपनी लाचारी और बीमारी की हालत में सरकारी दफ्तर के बाहर मदद की गुहार लगा रहा था, तब उसकी मुलाकात अपनी उसी बेटी से हुई जिसे उसने कभी कोख में ही मार देने की साजिश रची थी। अविजय ने अपने सामने खड़े उस लाचार और पछतावे से भरे बूढ़े व्यक्ति को पहचान लिया। संदीप की नजरें शर्म से झुक गईं, उसे अपनी वर्षों पुरानी क्रूरता याद आने लगी। अविजय ने अपनी कुर्सी से उठकर उनके पास जाकर उनके हाथ पकड़े और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया।
उसने अपने दादा दादी के इलाज का पूरा खर्चा उठाया और उनकी देखभाल के लिए हर संभव मदद की। जब रामफल और शांति देवी को पता चला कि जिस पोती को उन्होंने पत्थर समझकर ठुकराया था, आज वही उनकी बुढ़ापे की लाठी बनी है, तो उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शांति देवी ने कांपते हाथों से अविजय को गले लगाया और रोते हुए अपनी गलतियों की माफी मांगी। तब अविजय ने बड़ी विनम्रता से अपनी दादी से कहा कि दादी, बेटी बोझ नहीं होती, वो फूल है जो उस आंगन को भी महका देती है जिसने उसे कभी पानी तक नहीं दिया। उसने अपने व्यवहार से उन्हें सिखाया कि इंसान का लिंग उसकी काबिलियत तय नहीं करता, बल्कि उसके संस्कार और उसकी ममता उसे बड़ा बनाती है। साक्षी दूर खड़ी ये सब देख रही थी और उसकी आंखों में संतोष के आंसू थे। आज उसकी बेटी ने न केवल अपना हक हासिल किया था, बल्कि उन अंधेरे कमरों में बंद सोच को भी रोशन कर दिया था जिसने कभी उनका दम घोटने की कोशिश की थी। ये उस संघर्ष की सबसे बड़ी जीत थी। अविजय की इस सफलता और उदारता ने पूरे इलाके में एक नई चेतना जगा दी थी, लेकिन इस कहानी में एक मोड़ आना अभी बाकी था। जिस अस्पताल में अविजय ने अपने दादा दादी का इलाज करवाया, वहीं उसकी मुलाकात एक समाज सेवी संस्था चलाने वाले आर्यन से हुई। आर्यन उस अस्पताल में बेसहारा लावारिस बुजुर्गों और अनाथ बच्चों के लिए काम करता था। अविजय को अपनी पोती के रूप में पाकर संदीप और उसका परिवार अब पूरी तरह बदल चुका था। अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए संदीप और शांति देवी ने फैसला किया कि वे अपने उस पुराने आलीशान घर को, जहां कभी नफरत और लालच का वास था, अब एक ममता सदन में बदल देंगे। उन्होंने उस घर के दरवाजे उन बेटियों के लिए खोल दिए जिन्हें उनके परिवारों ने ठुकरा दिया था या जो दहेज की बलि चढ़ रही थीं। शांति देवी, जो कभी बहू को एक रोटी के लिए तरसाती थीं, अब उसी रसोई में उन बेसहारा लड़कियों के लिए प्यार से खाना बनातीं। उन्होंने साक्षी से हाथ जोड़कर माफी मांगी और उसे उस घर की असली मालकिन का सम्मान दिया। साक्षी ने भी बड़े दिल का परिचय देते हुए उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि नफरत को नफरत से नहीं बल्कि बदलाव से जीता जाता है। साक्षी और अविजय ने मिलकर उस गांव में एक कौशल विकास केंद्र खोला, जहां गांव की औरतों को सिलाई, पढ़ाई और कानूनी अधिकारों की शिक्षा दी जाने लगी। धीरे धीरे वो गांव, जो कभी कन्या भ्रूण हत्या और दहेज के लिए बदनाम था, अब बेटियों के सम्मान का प्रतीक बन गया। अविजय ने प्रशासन की मदद से एक ऐसी हेल्पलाइन शुरू की जिससे किसी भी पीड़ित महिला को तुरंत न्याय मिल सके। वो अक्सर अपनी माँ के साथ बैठकर उन दिनों को याद करती और मुस्कुराती कि कैसे एक छोटे से गांव की तंग गलियों से निकलकर उन्होंने अपनी किस्मत खुद लिखी। संदीप अब अपनी पोती के साथ गांव के स्कूलों में जाकर भाषण देता और लोगों को समझाता कि बेटियां कुल का नाश नहीं बल्कि कुल का उद्धार करती हैं। वक्त की मार ने उन्हें जो सबक सिखाया था, उसे उन्होंने दुनिया की भलाई में लगा दिया। इस तरह जो कहानी एक श्मशान जैसी ठंडी और डरावनी रात से शुरू हुई थी, उसका अंत एक सुनहरी सुबह के सूरज की तरह हुआ, जिसने हजारों घरों के अंधेरे को दूर कर दिया। इस कहानी में एक और गहरा अंधकार तब सामने आया जब संदीप की बहन और अविजय की बुआ कविता फिर से घर के मामलों में दखल देने लगी। कविता, जिसने खुद एक औरत होकर भी साक्षी के जीवन को नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, वो अब और भी ज्यादा आक्रामक और खतरनाक हो गई थी। उसका मानना था कि इस घर की संपत्ति पर सिर्फ उसका और उसके भाई का हक है और एक बेटी अविजय कभी भी इस खानदान की वारिस नहीं हो सकती। कविता का व्यवहार इतना क्रूर था कि वो अक्सर साक्षी को नीचा दिखाने के लिए समाज में झूठी अफवाहें फैलाती कि साक्षी ने जादू टोना करके घर पर कब्जा कर लिया है। जब अविजय ने अपने दादा दादी की सेवा शुरू की और घर को ममता सदन में बदलने की बात कही, तो कविता के भीतर का लालच एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उसने अपनी ही भतीजी के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। एक रात जब साक्षी और अविजय घर में सो रही थीं, कविता ने चुपके से घर के कागजात चुराने की कोशिश की और वहां रखे राशन में मिलावट करने का प्रयास किया ताकि साक्षी बीमार पड़ जाए और वो फिर से घर पर राज कर सके। वो अक्सर अपनी माँ शांति देवी को एकांत में ले जाकर भड़काती कि माँ, ये वही बहू है जिसने हमें जेल भिजवाया था, आज तुम इसके हाथों की कठपुतली कैसे बन गई। कविता का अहंकार इस कदर बढ़ गया था कि वो अविजय के सरकारी पद का भी सम्मान नहीं करती थी। वो सरेआम कहती कि एक लड़की चाहे कितनी भी बड़ी अफसर बन जाए, उसे झुककर ही रहना चाहिए। एक दिन तो हद ही हो गई जब कविता ने कुछ गुंडों के साथ मिलकर उस ममता सदन को तोड़ने की कोशिश की जिसे शांति देवी ने प्रायश्चित के रूप में शुरू किया था। उसका तर्क ये था कि एक पराई बेटी बहू और उसकी संतान को वो अपने पुश्तैनी घर में फलते फूलते नहीं देख सकती। लेकिन कविता ये भूल गई थी कि उसने जिस बच्ची को मिटाने की कोशिश की थी, वो अब न्याय की रक्षक बन चुकी थी। जब कविता की बदतमीजी और कानूनी उल्लंघनों की सीमा पार हो गई, तो अविजय ने अपनी पारिवारिक भावनाओं को किनारे रखकर अपने कर्तव्य को चुना। उसने अपनी बुआ के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठे किए, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के जरिए ये साबित कर दिया कि कविता न केवल घर की शांति भंग कर रही है, बल्कि बुजुर्गों को भी मानसिक प्रताड़ना दे रही है। अविजय ने अपनी बुआ के सामने खड़े होकर शांति से कहा, बुआ, आपने एक स्त्री होकर भी हमेशा दूसरी स्त्री को दबाना चाहा।
आपने अपनी ही भतीजी को कोख में मारने का समर्थन किया था, लेकिन आज वही भतीजी कानून के दायरे में रहकर आपको आपकी असलियत दिखाएगी। कविता को पुलिस की गाड़ी में जाते देख पूरे गांव को ये समझ आ गया कि जो औरत दूसरी औरत की दुश्मन बनती है उसका अंत बुरा ही होता है। कविता की गिरफ्तारी के बाद घर की वो आखिरी कड़वाहट भी खत्म हो गई और शांति देवी ने अपनी बेटी के इस आचरण पर शर्मिंदगी जताते हुए उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया। कविता के जेल जाने के बाद गांव में जैसे एक भारी सन्नाटा टूट गया और न्याय की एक नई बयार बहने लगी। लेकिन साक्षी और अविजय के लिए संघर्ष अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। कविता ने जेल के भीतर से भी अपने कुछ पुराने संपर्कों के जरिए साक्षी को डराने की कोशिश की, लेकिन अब साक्षी के साथ पूरा गांव खड़ा था। गांव की वे महिलाएं जो कभी अपने घरों की चारदीवारी में कैद होकर जुल्म सहती थीं, अब धीरे धीरे साक्षी के पास आने लगीं। साक्षी ने देखा कि उसके जैसी न जाने कितनी और औरतें थीं जिनकी आवाज उनके अपनों ने ही दबा दी थी। उसने अपने उस छोटे से केंद्र को एक बड़े शक्ति केंद्र में बदलने का फैसला किया। अब वहां सिर्फ सिलाई कढ़ाई नहीं होती थी, बल्कि हर हफ्ते एक वकील और एक डॉक्टर वहां आकर औरतों को उनके अधिकारों और सेहत के बारे में मुफ्त सलाह देते थे। अविजय की ड्यूटी अब जिले के मुख्यालय में थी, लेकिन वो हर रविवार अपने गांव लौटती। उसने देखा कि गांव के स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले बहुत कम है। उसने घर घर जाकर उन पिताओं से बात करनी शुरू की जो अपनी बेटियों को बोझ समझते थे। शुरुआत में उसे बहुत विरोध झेलना पड़ा। लोग उसकी पीठ पीछे कहते कि बड़ी अफसर बन गई है तो हमें सिखाएगी, लेकिन अविजय ने हार नहीं मानी। उसने अपने पिता संदीप को अपने साथ लिया। संदीप, जो अब पूरी तरह बदल चुका था, उसने अपनी आपबीती और अपनी गलतियों का पश्चाताप गांव के हर उस पिता के सामने रखा जो उसकी तरह गलती करने जा रहा था। जब संदीप ने भरे समाज में रोते हुए कहा कि मैंने अपनी लक्ष्मी को ठुकराया था और आज उसी लक्ष्मी की बदौलत मुझे रोटी मिल रही है, तो गांव के कई बुजुर्गों की आंखें खुल गईं। धीरे धीरे बदलाव जमीन पर दिखने लगा। वो अस्पताल जहां कभी साक्षी को बेसहारा छोड़ दिया गया था, वहां अब अविजय ने अपनी सैलरी और सरकारी फंड की मदद से एक ममता वार्ड की स्थापना करवाई। इस वार्ड की खासियत ये थी कि यहां बेटी के जन्म पर मिठाई बांटी जाती और उस मां को सम्मानित किया जाता। साक्षी अब उस गांव की प्रधान के रूप में नहीं, बल्कि मां के रूप में जानी जाने लगी। एक दिन शहर से एक बड़ी संस्था ने साक्षी और अविजय को सम्मानित करने के लिए बुलाया। उस भव्य मंच पर जब साक्षी खड़ी हुई तो उसने अपनी उस पुरानी फटी हुई साड़ी का एक टुकड़ा अपने साथ रखा था जो उसने अस्पताल में अपनी बेटी को लपेटने के लिए इस्तेमाल की थी। उसने माइक पर कहा कि ये कपड़ा मुझे याद दिलाता है कि मैं कहाँ से आई हूँ और मेरी बेटी मुझे याद दिलाती है कि हम औरतें कहाँ तक जा सकती हैं। अविजय ने अपनी माँ के संघर्षों पर एक किताब लिखी जिसका नाम कोख का कर्ज रखा गया। ये किताब रातों रात पूरे देश में मशहूर हो गई और उन परिवारों के लिए एक आईना बन गई जो आज भी बेटे की चाह में बेटियों की हत्या कर देते हैं। इस बीच संदीप की सेहत गिरने लगी थी, लेकिन उसकी आखिरी इच्छा यही थी कि वो अपनी बेटी की शादी अपनी आंखों से देखे। अविजय ने शादी के लिए एक ऐसे लड़के को चुना जो उसके काम और उसकी मां के प्रति उसके सम्मान को समझता था। उसकी शादी बिना किसी दान दहेज के सादगी के साथ उसी ममता सदन में हुई। विदाई के वक्त जब साक्षी रोने लगी तो अविजय ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, मैं विदा होकर कहीं जा नहीं रही, मैं तो एक और हाथ जोड़ने जा रही हूँ जो तुम्हारी इस लड़ाई को और मजबूत करेगा। सालों बाद जब अविजय का अपना बेटा हुआ तो उसने उसे भी वही पाठ पढ़ाया जो उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि इस दुनिया में सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है और सबसे बड़ी शक्ति सहनशीलता। गांव के उस पुराने घर के बाहर अब एक पत्थर लगा है जिस पर लिखा है, ये घर किसी एक परिवार का नहीं, हर उस बेटी का है जिसका कोई नहीं। आज वो गांव हरियाणा का सबसे शिक्षित और विकसित गांव बन चुका है, जहां अब किसी बेटी को पैदा होने पर आंसू नहीं बहाने पड़ते, बल्कि ढोल नगाड़ों से उसका स्वागत किया जाता है। साक्षी की वो सिसकी अब एक गर्जना बन चुकी थी जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता साफ कर दिया था। गांव की फिजाओं में अब एक ऐसा बदलाव आ चुका था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। साक्षी और अविजय की इस विजय गाथा ने केवल एक परिवार को नहीं, बल्कि आसपास के 100 गांवों की सोच को झकझोर कर रख दिया था। एक शाम गांव के विशाल बरगद के नीचे एक पंचायत बैठी जिसमें आसपास के इलाकों के दादा दादी, माता पिता और नौजवानों को आमंत्रित किया गया। वहां साक्षी ने खड़े होकर अपनी रुंधती हुई आवाज में एक ऐसी बात कही जो सबके दिलों में तीर की तरह चुभ गई। उसने कहा, आज जो दादा दादी अपनी पोती को ठुकरा रहे हैं वे याद रखें कि बुढ़ापे की लाठी बेटा बनेगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस बेटी को आप आज पराया कह रहे हैं वही आपके दुखों में सबसे पहले खड़ी होगी। उस दिन पंचायत में कई ऐसे बुजुर्ग थे जिन्होंने कभी अपनी बहुओं को सिर्फ इसलिए सताया था क्योंकि उन्होंने बेटी को जन्म दिया था। साक्षी की बात सुनकर उन सबकी नजरें झुक गईं। अविजय ने आगे बढ़कर युवाओं से अपील की कि वे दहेज जैसी कुप्रथा और लिंग भेद को जड़ से खत्म करें।
उसने समझाया कि एक माँ, एक बहन और एक बेटी घर की नींव होती है। अगर नींव को ही कमजोर करोगे तो समाज का महल गिर जाएगा। धीरे धीरे उस गांव में एक परंपरा शुरू हुई। हर साल बेटी जन्मोत्सव मनाया जाने लगा, जहां हर उस परिवार को सम्मानित किया जाता जिनके घर में बेटी पैदा होती। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बेटी कोई बोझ नहीं, बल्कि ईश्वर का दिया हुआ वो वरदान है जो दो कुलों को रोशन करती है। जो हाथ पालना झुलाते हैं वही हाथ वक्त आने पर दुनिया को बदलने की ताकत भी रखते हैं। अगर आज हम अपनी बेटियों को प्यार और शिक्षा देंगे तो कल वे भी अविजेय की तरह समाज का गौरव बनेंगी। माता पिता और दादा दादी को ये समझना होगा कि उनके संस्कार ही बच्चों का भविष्य तय करते हैं। नफरत से सिर्फ विनाश होता है, लेकिन प्यार और बराबरी से एक स्वर्ग जैसा समाज बनता है। साक्षी का वो संघर्ष आज हर उस औरत की ढाल बन चुका है जो खुद को अकेला समझती है। दोस्तों, अगर साक्षी और अविजय की ये मार्मिक कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। समाज में बेटियों के प्रति जागरूकता फैलाने के हमारे इस प्रयास में हमारा साथ दें। ऐसी ही और प्रेरणादायक और सच्चाई से जुड़ी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नई वीडियो की जानकारी के लिए घंटी वाले निशान बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी बेटी की जिंदगी बचा सकती है। धन्यवाद।